ये 9th क्लास का एक बार रिवाइज करते हैं। तत्व का परमाणु क्रमांक, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार शब्द आएगा परमाणु क्रमांक क्या होता है ना। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं वही संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी तत्व की 3 संख्याएं परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों ही बराबर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तत्व ए है, उसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका मतलब उसमें 11 प्रोटॉन होंगे, 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई तत्व बी है, बी का परमाणु क्रमांक 5 है, तो 5 परमाणु का मतलब 5 प्रोटॉन होंगे और 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए, तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, अर्थात परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। और फिर इसके बराबर लिखा है तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 3 चीज़ें बराबर होती हैं, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इन तीनों में से कोई भी एक हमें मालूम हो तो बाकी 2 भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए एग्जाम्पल, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अगर ये हमें मालूम है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो हम यहीं से लिख लेंगे कि हमारे पास 11 प्रोटॉन होंगे सोडियम में और 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो गया? ऐसे ही मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन हैं, तो 20 ही उसका परमाणु क्रमांक होगा, 20 ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी तत्व में तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। अब हम बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। हम लेते तो हैं परमाणु क्रमांक, हम कहते हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करो, है ना। अब क्योंकि हमें मालूम है जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन मालूम होंगे तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। हम जानते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन का आवेश प्लस धनात्मक होता है, एक आवेश होता है प्लस का। इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर -1 का आवेश होता है। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। हम मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन उदासीन है। ठीक है, परमाणु के 3 मूल कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर? अब एग्जाम्पल ले रखा है हमने, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। इसका मतलब क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 चीज़ें बराबर होंगी, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। फिर हमने एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, अर्थात प्रोटॉन भी 1 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। फिर ऑक्सीजन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होंगे और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी 8 ही होंगे और परमाणु क्रमांक भी 8 ही होगा। तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। अब ये आपको करना है, यदि किसी तत्व में 6 प्रोटॉन हैं तो कितना परमाणु क्रमांक होगा और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 6 ही परमाणु क्रमांक होगा और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये शब्द कई बच्चों को बार बार परेशान कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसी को समझाने के लिए हमने ये चैप्टर आगे रोक दिया है। पहले हम पुराना रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। देखो, एक बार आपको मैं परमाणु संरचना बता, ये परमाणु संरचना है किसी भी तत्व की। परमाणु में क्या होता है? सबसे बीच में एक नाभिक होता है। क्या होता है ये? नाभिक। ये बीच का जो छोटा सा गोला है इसको कहते हैं नाभिक। इसमें रहते हैं प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया था प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को N से। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 कण रहते हैं। कुल जो है परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या हैं? ये जो 3 गोले दिखाई दे रहे हैं, एक गोला इसका नाम K, ये दूसरा गोला L, ये तीसरा गोला M, ये कोश हैं। इनको क्या कहते हैं हम? कोश। इनको कहते हैं हम कोश। ये K कोश, ये L कोश, ये M कोश। जैसे आपकी कक्षाएं होती हैं अलग अलग, है ना, 9th A, 9th B, 10th A, 10th B, 10th C, इसी तरीके से ये कोश होते हैं। इनके नाम है K कोश, L कोश और M कोश। इन कोशों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये K कोश में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, L कोश में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, M कोश में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। परमाणु जितना छोटा होता है उतने ही उसमें कोश कम होते हैं, और जितना बढ़ता जाएगा उतने ही उसमें कोश बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये पहला कोश है, K कोश। ये सबसे पहला, नाभिक के बाद ये सबसे पहला कोश है। इसमें आपको ये 2 क्रॉस दिखाई दे रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन है। तो K कोश में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके बाद ये L कोश है, K के बाहर L, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से कम तो रह सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते। ये M कोश है। M कोश में भी, क्योंकि ये सबसे बाहरी कोश है, इसलिए इसमें भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। तो ये परमाणु संरचना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इन कोशों में घूमते रहते हैं। ये जो बाहर कोश हैं, कोशों के नाम दे रखे हैं K L M, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जितना बड़ा परमाणु होगा उतने ज़्यादा कोश होंगे, जितना छोटा परमाणु होगा उतने कम कोश होंगे। क्लियर हो गया? अब इन्हीं कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जाए, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जाए, तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन डिवाइड किए जाएं। तो हमारे पास जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है परमाणु में, तो किसी परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन में से पहले कोश में हम कितने इलेक्ट्रॉन रखें, दूसरे में कितने रखें, तीसरे में कितने रखें। तो ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण इन कोशों में, यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब इधर देखिए, किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में, विभिन्न कोश कौन से हुए? K L M। इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। कम हो सकते हैं, है ना। अब क्योंकि हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक ही कोश बनेगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो और पहले कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो आखिरी कोश होता है, अंतिम कोश में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अंतिम कोश को क्या कहते हैं? संयोजी कोश। जब भी एक तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करता है तो केवल बाहर वाला कोश ही यूज़ होता है, और उस कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं का ही इस्तेमाल होता है, वही यूज़ होते हैं। तो हमें केवल संयोजी कोश से मतलब है और संयोजी इलेक्ट्रॉन से मतलब है। जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ क्रिया करता है तो केवल अंतिम कोश और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ही भागीदारी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम कोश में केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं।